Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about United Nations Day. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, especially from the subtopic international agencies. तो देखिए ये आर्टिकल क्यों हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज 25 अक्टूबर है, कल का दिन यानी कि बीता हुआ जो दिन है 24 अक्टूबर, दैट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज यूनाइटेड नेशंस डे। कल मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं लाया था, मैं लेकर के नहीं आया था क्योंकि कल दिवाली का हमने ब्रेक लिया था। तो कल का ये आर्टिकल हम आज कवर कर रहे हैं 24 अक्टूबर जो यूनाइटेड नेशंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर ये आर्टिकल छपा था जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किन किन सर्कमस्टांसेज में यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड, और फिर कुछ करंट कॉन्टेक्स्ट की बातचीत की गई है। तो देखते हैं यूनाइटेड नेशंस को अगर हमें समझना है कि इसको क्यों बनाया गया था, तो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट लीग ऑफ नेशंस। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही दुनिया के कई सारे देशों ने मिल करके एक कंसेंसस के तौर पे डिसाइड किया कि हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो पूरे दुनिया भर में इस तरह के वॉर को अवॉइड कराने में काम करे और इंटरनेशनल पीस को रिटेन करने में, सस्टेन करने में वो हेल्पफुल हो। और इसी आइडिया से गाइडेड होकर 1920 में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। दिस लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड मेनली ऑन द सजेशंस मेड बाय यूएस प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम वुडरो विल्सन. So it had 42 members in the beginning. Over a period of time, member countries increased up to 58. But then League of Nations over a period of time proved to be a failed institution. क्योंकि हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उससे भी ज़्यादा खतरनाक कैटेस्ट्रॉफिक वॉर लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर 2, दैट स्पैंड फ्रॉम 1939 टू 1945. वर्ल्ड वॉर के 1 के तुलना में वर्ल्ड वॉर 2 वाज मच मोर कैटेस्ट्रॉफिक। अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ सोल्जर्स, 1.5 करोड़ सोल्जर्स डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, और इस लिहाजे से वर्ल्ड वॉर 2 वाज मच मोर कैटेस्ट्रॉफिक एंड दिस डेटा इटसेल्फ प्रूव्स कि लीग ऑफ नेशन वाज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसी वक्त दुनिया के जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं, खासकर यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही ये डिसाइड कर लिया था कि वंस द वॉर गेट्स ओवर दिस टाइम दे विल क्रिएट मोर रेजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये जो प्रपोजल है इसको मेंशन किया गया इन अ चार्टर जिसका नाम है अटलांटिक चार्टर। So you may say कि Atlantic Charter laid the basis for creation of United Nations. And this Atlantic Charter was first discussed and proposed in 1941, यानी कि during the World War II itself. बाद में World War II खत्म हुआ, हिटलर ने सुसाइड किया, जर्मनी was defeated, and then Japan was also defeated over part of the allied over the part of the Axis power. तो आपको पता है ना वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी, जापान, इटली were fighting against countries like Britain, France, and then US also joined. So these allied powers, Axis powers that were Germany, Japan, Italy were defeated. और उसके बाद फिर जैसा कि अटलांटिक चार्टर में बातचीत की गई थी, उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की शुरुआत हुई, और इसके लिए फिर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसको सैन फ्रांसिस्को सिटी यूएस में बुलाया गया था। The San Francisco Conference started on 25th April 1945 with a goal of creating an international organization that could ensure sustainable peace and international security. और 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून तक लगभग 2 महीने कॉन्फ्रेंस चला, और इस कॉन्फ्रेंस के एंड में 26 जून को 1945 में यूएन चार्टर वाज साइन, जहाँ पे 50 देशों ने मिल करके ये चार्टर साइन किया। बाद में एक देश पोलैंड ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो टोटल 51 कंट्रीज आप मान सकते हैं दैट आर फाउंडर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जिन्होंने ये यूएन चार्टर साइन किया। पहले तो 50 थे, बाद में पोलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज हाउ देयर आर 51 कंट्रीज हु कैन बी कंसिडर्ड एज फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इंडिया इज one of the founding member. India was represented by India's representative at UN, Sir V.T. Krishnamachari. You can see him here signing UN Charter on 26 June 1945. और फिर इस चार्टर
के साइन होने के बाद यूएन चार्टर जो 26 जून 1945 को साइन हुआ, उसके बाद ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया यूनाइटेड नेशंस। और इसको पहली इसकी जो सेशन हुई that started on 24th October 1945 and that is why this day 24th October 1945 is celebrated as UN Day। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर हम बातचीत करें तो जैसा कि हमने देखा इट वाज क्रिएटेड इन 1945। इसके टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि पैलेस्टीन या वेटिकन सिटी, दे हैव गॉट द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर स्टेट। पैलेस्तीन या वेटिकन सिटी बहुत सारे मायनों में या बहुत सारे जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स हैं उस बेसिस पे इनको एक प्रॉपर सोवरेन स्टेट कह भी नहीं सकते, एंड दैट इज व्हाई दे हैव गॉट ऑब्जर्वर स्टेटस एट यूनाइटेड नेशंस, नॉट अ मेंबर और नॉट ए स्टेटस ऑफ अ परमानेंट मेंबर। अगर आप यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्टिव देखें तो वो है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस अमंगस्ट द नेशंस, मेंटेन और प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अचीव सॉल्यूशन टू कलेक्टिव इकोनॉमिक सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स। यूनाइटेड नेशंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसके मेनली स्टार्टिंग से 6 ऑर्गन्स थे, 6 ऑर्गन्स विच आर नोन एज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, 1 कंट्री 1 वोट 193 कंट्रीज को। यहीं पे यूनाइटेड नेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैसले लेगा पूरे साल भर में, किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, वो सारी चीज़ें टॉपिक यहाँ डिसाइड होते हैं। और यहाँ पे हर एक कंट्री को, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कंट्री को एक वोट मिला, यानी कि सबके पास इक्वल पावर है। लेकिन फिर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसी को जिम्मेदारी दी गई है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कराने की। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का मेन काम ही है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर कराना। दैट इज वाई समटाइम्स इट इज सेड यूएन इज यूएनएससी एंड यूएनएससी इज यूएन, क्योंकि यूएन जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो एक इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है, वो करता है। सो दैट इज वाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो देर आर 5 कंट्रीज ओनली दैट हैव गॉट परमानेंट मेंबरशिप। उसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। और यहीं जाकर के थोड़ा सा आपको अनडेमोक्रेटिक फीचर या डिस्क्रिमिनेटरी फीचर दिखता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो जितना दुनिया भर में इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है वो यहाँ इस काउंसिल में देखा जाता है। इस काउंसिल की मदद से ये काउंसिल कई सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है यूनाइटेड नेशंस के, जैसे WHO एंड ऑल, जिससे अलग अलग एरियाज में यूनिसेफ एंड यूनेस्को एंड ऑल, उसके साथ यही कोऑर्डिनेट करता है एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। सेक्रेटेरिएट है जो पेपर वर्क देखता है। ICJ है जो उसका आप समझिए जुडिशियल विंग है यूनाइटेड नेशन का। किसी भी 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट होता है, अगर कोई भी देश इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है तो द मैटर इज टेकन अप बाय ICJ विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। एंड देन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन काम था कि जो देश आज़ाद नहीं है पूरी तरह से, जो सोवरेन नहीं है, जहाँ पे पूरी तरह से डेमोक्रेसी या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अभी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, उन देशों को धीरे धीरे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे डेवलप कराया जाए। जैसे ही दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हो गई 1994 में विद द लास्ट मेंबर स्टेट पलाउ व्हेन इट डेवलप्ड डेमोक्रेटिक सेटअप, उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो स्टेचर है उसको अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मीन्स इट इज नो लॉन्गर इन ऑपरेशन। ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो लॉन्गर इन ऑपरेशन सिंस 1 नवंबर 1994। दीज आर सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये सब एक बार आप देख सकते हैं ताकि आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर कोई आंसर लिख रहे हो तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें आपके काम आएंगी। जैसे आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट इट लेज डाउन इट्स पर्पस मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशन। आर्टिकल 2 says that the organization shall act in accordance with the principle of equality and it will try to resolve international disputes with peaceful means। लेकिन ये जो आर्टिकल 2 है which says कि it will treat member countries with the idea of sovereign equality, वो थोड़ा वायलेट होता हुआ दिखता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता हुआ दिखता है विद आर्टिकल 27, क्योंकि आर्टिकल 27 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप की बात की गई और वहाँ पे आपको पता है कि 5 कंट्रीज हैव गॉट परमानेंट मेंबरशिप। These are UK, US, France, China and Russia, while remaining 10 countries are non-permanent members who are selected or elected by United Nations General Assembly for 2 years term। तो यहाँ जाकर के आप देखिए आर्टिकल 2 कहता है सोवरेन इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 27 कहता है 5 देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी जिनके पास वीटो पावर भी होगा। तो ये
थोड़ा सा एक इंटरनल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें होती हुई दिखती हैं। और ये जो परमानेंट फीचर्स हैं, ये जो परमानेंट कंट्रीज हैं, इनके पास वीटो पावर मिला है, इसका कई दफ़ा मिसयूज भी होता है। कई दफ़ा हमने देखा है कि यूएस, यूके या रसिया, चाइना जैसे देश अपने सेल्फ या इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अपने वीटो पावर का मिसयूज करते हैं, जबकि इनको ये वीटो पावर दिया गया था ताकि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कराए। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें देखी जा सकती हैं। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। 24 अक्टूबर यानी कि कल का दिन यूनाइटेड नेशन डे के दौरान हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया का स्टैंड रखते हुए, चूंकि जब भी 24 अक्टूबर होता है यूनाइटेड नेशन डे, तो हर देश के रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड नेशंस पे अपने अपने देश का ओपिनियन स्टैंड रखते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और साउथ साउथ कोऑपरेशन या फिर ग्लोबल साउथ। तो देखिए, ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट है इसको मैंने बस इसीलिए कवर किया है ताकि नए जो स्टूडेंट्स उनको मैं समझा सकूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ या फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो देखिए, माना जाता है ये ऑफ कोर्स एक इमेजिनरी लाइन है, ये वर्ल्ड का मैप है, तो किस तरह की लाइन ड्रॉ की जा सकती है इसमें दुनिया के ज़्यादातर जो पुअर बैकग्राउंड के कंट्रीज हैं, पुअर और बैकवर्ड कंट्रीज, वो इस लाइन के साउथ में देखे जा सकते हैं। और इन देशों को फिर कहा जाता है ग्लोबल साउथ। इसमें आते हैं अफ्रीका या फिर कैरेबियन कंट्रीज, अफ्रीका के अलावा लैटिन अमेरिका, कैरेबियन कंट्रीज, अफ्रीका या फिर एशियन कंट्रीज एंड सम ओशियानिक कंट्रीज। So these countries are known as global south and the rich countries, developed countries are generally known as global north. इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, which is in general the southern hemisphere, but it is counted as part of global north, which are developed and rich countries. And there is a need of cooperation amongst these poor, backward, developing countries, जिसको कभी कभार साउथ साउथ कोऑपरेशन नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने यही कहा है कि इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, मीन्स इट विल ऑलवेज स्टैंड फॉर कोऑपरेशन अमंग्स डेवलपिंग एंड एलडीसी कंट्रीज। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स? इट्स अ पार्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी। देखिए, अगर कोई भी आर्मी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे किसी भी देश के, जैसे लोकल सप्लाईज के लिए रोड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, फूड स्टोर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, रेलवे लिंक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स। स्कॉट्स्ड अर्थ टैक्टिक्स जो है ये जनरली इसलिए लिया जाता है ताकि जो एनिमी कंट्री है उसके रिसोर्सेज को इतना आप डिस्ट्रॉय कर दो कि वो एनिमी कंट्री वापस से काउंटर अटैक ना कर पाए। स्कॉट्स्ड अर्थ टैक्टिक जनरली कब लिया जाता है? जब कोई आर्मी मान लीजिए हार रही हो, वो पीछे हट रही हो, तो पीछे हटते टाइम में फिर वो क्या करती है कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि उनके ओपोनेंट्स को एडवांटेज ना मिले। और उस चक्कर में बहुत बार वो सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिससे सिविलियन लोगों को की ज़रूरतें पूरी होती हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज़ वाई जेनेवा कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1977 इट पुट्स बैन ऑन सच अप्रोच ऑफ वॉर, जिसको हम लोग स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स कह रहे हैं। क्यों ये न्यूज़ में आया है? क्योंकि हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कई सारे जो रीजन हैं जहाँ पे यूक्रेन के रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर रखा था, धीरे धीरे रशियन फोर्सेस पीछे हट रहे हैं। बट वाइल दे आर रिट्रीटिंग वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्टिविटी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे होगा क्या, आने वाले टाइम में जब सर्दियां बढ़ेंगी तो वहाँ पे यूक्रेन के अंदर लोगों की हीटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन ये लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट डाउन जो कर रहे हैं इससे वहाँ के लोकल लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो पाएगी हीटिंग की, एंड दैट विल हैव अ कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन यूक्रेन। तो सच अप्रोच टेकन बाय रशियन फोर्सेज व्हेन दे आर गेटिंग डिफीटेड एंड रिट्रीटिंग, सच अप्रोच इज बीइंग नोन एज स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स। तो मुझे लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स पहली बार रशियन फोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले भी इसका इस्तेमाल इस अप्रोच का होता रहा है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन सिविल वॉर 1864 में इसका इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में रशियन आर्मी जब अपने ही टेरिटरी से पीछे हट रही थी अगेंस्ट जर्मन आर्मी, तो अपने टेरिटरी के वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे हट रहे थे ताकि जर्मन आर्मी को कुछ खास एडवांटेज ना मिले। इंडिया के अंदर भी मराठा
जो लीडर थे छत्रपति शिवाजी, उनकी आर्म फोर्सेज जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स के लिए जानी जाती थी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अमूर फाल्कन who have started arriving in Manipur, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन एक ऐसे बर्ड है, दे आर एक्चुअली अ माइग्रेटरी बर्ड, और उनका नाम अमूर फाल्कन इसलिए पड़ा है बिकॉज दे बेसिकली माइग्रेट और ब्रीड इन और नियर द अमूर रिवर ऑफ रसिया। तो वहां से इनका, इस अमूर रिवर से उनका नाम पड़ा है अमूर फाल्कन। ये लोग यहाँ से फिर इंडिया की तरफ आते हैं सर्दियों के टाइम में। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ बढ़ जाती हैं, वैसे तो ये लोग का मेन जो एरिया है, इंडिजिनस रीजन है, दैट इज अलोंग दिस अमूर रिवर इन रसिया। बट जब रसिया के अंदर सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, एंड देन दीज बर्ड स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टूवर्ड्स साउथ, और फिर वो लोग इंडिया आते हैं, और फिर इंडिया से अफ्रीका की तरफ भी जाते हैं। अगर कंजर्वेशन स्टेटस देखा जाए तो दीज बर्ड्स आर लीस्ट कंसर्न। बीच में इनका बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रहा था, इनकी पॉपुलेशन गिर रही थी, लेकिन बाद में इनको कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी इनके लिए अडॉप्ट करके इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई गई, दैट इज वाई दे आर प्लेस्ड अंडर लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्दियों के टाइम में दे स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स द अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, बट दे टेक अ हॉल्ट नियर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड एंड मणिपुर। तो हर महीने अक्टूबर में लाखों इस तरह के अमूर फाल्कन बर्ड्स दैट आर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से चलते हैं, नागालैंड और मणिपुर में हॉल्ट करते हैं, एक स्टॉप ओवर लेते हैं, और फिर ये साउथ अफ्रीका की तरफ जाते हैं ताकि जो इंटेंस सर्दियाँ हैं उससे वो बच सके। एंड दैट इज वाई समटाइम्स डोयांग लेक ऑफ नागालैंड इज कंसिडर्ड टू बी स्टॉप ओवर फॉर अमूर फाल्कन बर्ड्स। तो नागालैंड और मणिपुर स्टेट, they are basically known for अमूर फाल्कन बर्ड स्टॉप ओवर। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड देखते हैं, इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं। लगभग 8-9 साल पहले तक एक रिपोर्ट के हिसाब से, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 1 लाख अमूर फाल्कन्स हर दिन मारे जाते थे इन वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड फॉर मीट कंजम्पशन। तो इस कारण से अमूर फाल्कन बर्ड्स की पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी, और इस कारण से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हमारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। तो फिर नागालैंड की सरकार ने इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने शुरू किए, और उन्होंने कई सारे अप्रोचेज अपनाए ताकि अमूर फाल्कन का जो हंटिंग है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने अमूर फाल्कन की हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया, एंड दे ऑल्सो थ्रेटेन दैट द विलेजेस इन्वॉल्व इन द हंटिंग विल नॉट गेट डेवलपमेंटल फंड्स, एंड दे ऑल्सो फोकस्ड अवेयरनेस अगेंस्ट हंटिंग ऑफ अमूर फाल्कन। बहुत सारे उसमें इमोशनल एंगल भी डाले कि कैसे इंटरनेशनली हमारा क्रिटिसिज्म होता है। तो जो अमूर फाल्कन बर्ड का पॉपुलेशन को कंजर्व करने की जो स्ट्रैटेजी अपनाई नागालैंड के अथॉरिटीज ने, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल, एंड दैट इज वाई अमूर फाल्कन बर्ड्स की पॉपुलेशन वापस से रिवाइव कर गई, एंड नाउ अमूर फाल्कन इज अगेन प्लेस्ड इन लीस्ट कंसर्न कैटेगरी ऑफ IUCN रेड डेटा बुक। आप जब एथिक्स में पढ़ेंगे लोगोस, इथोस एंड पैथोस कॉन्सेप्ट कि कैसे किसी भी अगर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना है गवर्नमेंट को, तो उनको 3 डायरेक्शनल या ट्राई डायरेक्शनल अप्रोच अपनाना चाहिए, ट्राईलेटरल अप्रोच अपनाना चाहिए, थोड़ा लॉजिक देना चाहिए, लोगोस थोड़ा इथोस इमोशनल करना चाहिए, और पैथोस थोड़ा डराना चाहिए। और वही किया है इस केस में, थोड़ा लॉजिक भी दिया है कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया हमें क्रिटिसाइज कर रही है, थोड़ा डराया भी है कि फंड नहीं मिलेगा, तो और उसके अलावा थोड़ा इमोशनल भी किया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाउ दिस लोगोस, इथोस, पैथोस अप्रोच इज बीइंग यूज्ड फॉर एटीट्यूडनल चेंज फॉर कंजर्वेशन ऑफ द population of Amur falcon birds in states like Manipur and Nagaland. Next article is about like-minded developing countries, and this topic is important from prelims exam point of view. So like-minded group of developing countries, ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो COP27 होने वाला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, उसको लेकर के लाइक माइंडेड कंट्रीज ने एक आपस में एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है इन ऑर्डर टू हैव अ कंसर्टेड अप्रोच और स्टैंड इन द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो आपको बस इसमें याद रखना है कि ये लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं क्या। दीज आर ग्रुप ऑफ
डेवलपिंग कंट्रीज दैट हैव सिमिलर स्टैंड ऑन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट नेगोशिएशन। इसमें तो इतने सारे कंट्रीज हैं, 18 कंट्रीज हैं, सबका नाम एक बार देख लीजिएगा। कुछ बातें बस ध्यान रखनी है कि लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया भी है, हमारा देश, इसके अलावा पाकिस्तान जैसा देश भी है। रेयरली ऐसा हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे हों, मतलब वैसे तो हैं एससीओ वगैरह में, तो याद रखिएगा कि इंडिया तो है ही, उसके अलावा पाकिस्तान भी है। और अमूर फालकर को लेकर के ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था, इसको भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसमें आप देखिए तो होलो गिबॉन जो है वो केरला में नहीं मिलता है, वो हमारे स्टेट असम में मिलता है, इसलिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी दोनों सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।